ऑल सेट। चलिए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं द वन वेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों समर सीजन आ चुका है और यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे ऐसे वेजिटेबल जो आप समर सीजन में इजीली ग्रो कर सकते हैं और आपको ग्रो भी करनी चाहिए। और इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन में शेयर करने वाला हूँ ना कि आपको नेक्स्ट और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लिस्ट में नंबर 1 पर है लौकी। यहाँ पर लौकी या फिर बॉटल गोर्ड को ग्रो करना है तो जितनी ज़्यादा स्पेस, जितना बड़ा पॉट आप दे सकते हैं डेफिनेटली दीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा रूट्स को फैलने की स्पेस मिलेगी उतना ही ज़्यादा आपकी लौकी आएगी। यहाँ पर आपको सीड को ग्रो करने का सही डेप्थ मालूम होना चाहिए, वो है 1 इंच से लेके 1.5 इंच, मतलब 1 से 1.5 इंच के बीच में ही आप अपने लौकी के सीड्स को लगाएंगे तो बहुत फास्ट जर्मिनेशन मिलेगी विद इन 5 to 7 डेज। अगर बात करें इंसेक्ट अटैक की तो यहाँ पर एफिड्स, फ्रूट फ्लाइज, लीफ माइनर या फिर स्पाइडर माइट्स डेफिनेटली उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। जनरली नहीं होता है आप अगर उसके ऊपर रेगुलर नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं। और जिस टेम्परेचर में आपको इन पौधों को ग्रो करना है वो है 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री। इससे ऊपर होगा तो कुछ हद तक सहन कर लेंगे, ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया तो लीफ बर्न होने लग जाएगी और हो सकता है फ्रूट प्रोडक्शन कम मिले। अब कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगा कि आपकी लौकी के पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं और उनके अंदर धीरे धीरे करके बड़े बड़े पत्ते आने लग गए। अब यहाँ पर आपको ये करना है कि इसमें फर्टिलाइजर डालना है और आफ्टर एवरी 20 डेज आप इसमें फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। नियरली हमें 3 बार इसमें फर्टिलाइजर डालना होगा जिससे हमारी सॉइल ऑर्गेनिक रिच रहे और हमारे प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहे। तो फर्टिलाइजर ऐसा डालना है जो इजीली डिकम्पोज हो जाए, तो वर्मी कंपोस्ट बेस्ट रहता है या फिर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर आप बना दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइजर अगर डाल रहे हैं तो नियरली 3 से 4 बार आप इजीली डाल सकते हैं, जिससे हमें फ्रूट प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। अब लौकी के पौधे पर अगर आपको ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चाहिए तो उसके लिए आपको 2G और 3G कटिंग करनी होगी। अब जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही आप पिंचिंग करेंगे ऊपर की टॉप लेयर की 1 से 2 इंचेस की जो ब्रांच होती है उसको पिंच करना होता है, वो होती है 2G और 3G कटिंग। और उसके बाद दोस्तों आप जैसे ऑब्जर्व करेंगे आपको जो सेकेंडरी ब्रांचेस मिलेगी उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। अब यहाँ पर लौकी प्लांट के ऊपर 2 तरह के फ्लावर आते हैं, मेल और फीमेल। यहाँ पर फीमेल फ्लावर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके पीछे छोटी सी लौकी बनी हुई होती है और आपको ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो। और अगर आप चाहते हैं हैंड पॉलिनेशन करना तो मेल फ्लावर लीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं होती है और वो एक दिन में ख़राब भी हो जाते हैं। तो अपने प्लांट से प्लग करिए और फीमेल फ्लावर के ऊपर उसको हैंड पॉलिनेट कर लीजिए, बस इतना सा ही काम करना है। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके जो लौकी का प्रोडक्शन है वो 100% होने लग गया है, क्योंकि कभी कभी पॉलिनेटर्स आते नहीं हैं या फिर हो सकता है उनको मिलता ही नहीं है, क्योंकि हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं, होम गार्डनिंग करते हैं। लौकी के पौधे को ग्रो करने के लिए हमेशा कुछ सपोर्टिव दे दीजिए, जैसे कि वाइन हो गया, खिड़की हो गई, या फिर कोई ऐसी जगह दे दीजिए जहाँ पर वो ऊपर की तरफ ग्रो हो सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा लौकी फैलेगी, जितना ज़्यादा एरिएशन होगा उतने ही ज़्यादा लीव्स प्रोड्यूस होंगे, उतनी ज़्यादा ब्रांचेस प्रोड्यूस होगी। और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस उतनी ज़्यादा 2G और 3G कटिंग कर आप कर पाएंगे और उसके बाद ही आपको डेफिनेटली बहुत सारी लौकियाँ मिलने वाली। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारी लौकी 2 से 3 इंच से बड़ी होने लगती है तो यहाँ पर फ्रूट फ्लाई आती है और अपना जो डंक होता है वो उसके अंदर डाल देती है और आपकी लौकी के पौधे को ख़राब करने लग जाएगी। तो डेफिनेटली नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए या फिर आप कुछ ऐसा प्रिजर्वेटिव ले लीजिए जिससे ये फ्रूट फ्लाई या फिर कोई भी इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक ना कर सके। आप चाहें तो पॉलीथीन लेके उसको रैप भी कर सकते हैं जिससे वो कभी ख़राब नहीं होगी। और एक बार उसने साइज अटेंड कर ली उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि जैसे ही लौकी थोड़ी मेच्योर हो जाती है उसके अंदर फ्रूट फ्लाई थोड़ी सी कम अटैक करती है। हार्वेस्टिंग नियरली 60 to 70 डेज में ही आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर हाइट अटेंड कर ले, मतलब लेंथ अटेंड कर ले, 10 से 12 इंच के आसपास होती है ये हाइट। इसके आसपास आपकी लौकी रेडी हो जाती है और आप इसको तुरंत हार्वेस्ट कर लीजिए। वेट ना करिए, क्योंकि वो हो सकता है वो उसका टेस्ट ही खराब हो जाए। तो फटाफट से जितनी भी आपके पास लौकी मिल रही है नियरली 10 से 12 इंचेस के आसपास, तो आप डेफिनेटली उनको हार्वेस्ट कर लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी लौकी ज़्यादा लेंथ ले नहीं पा रही है या फिर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई है तो डेफिनेटली उसको तुरंत हार्वेस्ट कर लीजिए, बाकी उसका टेस्ट डेफिनेटली खराब होने वाला है। नेक्स्ट है क्यूकम्बर। यहाँ पर क्यूकम्बर को अगर ग्रो करना है तो जो सीड की डेप्थ होती है वो होती है 1/2 इंच से लेके 1 इंच तक। 1 इंच से नीचे अगर आपने सीड लगाया है तो उस सीड में इतनी ताकत नहीं है कि वो मिट्टी को फाड़ के बाहर की तरफ आ सके, तो कोशिश करना आधे इंच से 1 इंच बेस्ट रहता है। पेस्ट अटैक की बात करी जाए तो यहाँ पर क्यूकम्बर बीटल, एफिड्स और स्पाइडर माइट्स इसके ऊपर डेफिनेटली अटैक करेंगे, तो बचा के रखना। सारा नीम ऑयल का एक मिक्सचर बना के रखना जिससे प्लांट के ऊपर स्प्रे करते रहे टाइम टू टाइम। सॉइल हमारी वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए और इस कुकम्बर को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, ज़्यादा वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सनलाइट हमारे प्लांट के ऊपर कितनी आ रही है। सनलाइट नियरली 6 से 7 घंटे इसके ऊपर आनी ही चाहिए, तभी आपको 100% क्यूकम्बर की खेती मिलेगी या फिर प्रोडक्शन मिलेगा। अगर क्लाइमेट की बात करी जाए तो नियरली 18 से लेकर 30 डिग्री तक ये बेस्ट ग्रो होगा, इसमें सबसे फास्ट ग्रोथ होती है, तो इसी दरमियान आपको इसके सीडलिंग लगाने हैं। और अगर हार्वेस्टिंग की बात करी जाए तो नियरली 50 से 60 डेज में ही आपको ये हार्वेस्टिंग मिल जाएगी।
हमारा ये जो क्यूकम्बर का प्लांट है दोस्तों, इसको हमने ग्रो करा है एक ग्रो बैग के अंदर, और ये बड़ा सा ग्रो बैग है, नियरली 2 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा है। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा स्पेस मिलती है उतना ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिलता है। आपको भी अगर ये डिटेल अनबॉक्सिंग देखनी है किस तरह से हमने इस ग्रो बैग की अनबॉक्सिंग करी है और पौधा लगाया है, तो हमारे अमेजोन अनबॉक्सिंग पार्ट 4 को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। क्यूकम्बर को ग्रो बैग में ग्रो करने का बेनिफिट ये होता है कि एक तो हमें बड़ा सा स्पेस मिल जाता है और प्लांट को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलती है रूट्स फैलाने की। तो होगा ये कि दोस्तों आप मल्टीपल पौधे लगा सकते हैं छोटे छोटे, और डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा क्यूकम्बर देंगे। अगर बात करी जाए ज़्यादा स्पेस की, तो यहाँ पर खरपतवार बहुत ज़्यादा आती है, तो यहाँ पर आपको जितनी भी खरपतवार है तुरंत रिमूव करनी है, क्योंकि वो बहुत जल्दी सॉइल के अंदर से न्यूट्रिशन खींच लेती है। अब यहाँ पर खीरा ककड़ी या फिर क्यूकम्बर पौधे के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो फर्टिलाइजर दिया है वो है बनाना पील फर्टिलाइजर, उसको पाउडर फॉर्म में बना दिया है और अपने पौधे की रूट्स में डाल दिया है, जिससे क्या होता है कि एकदम नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा और जितना भी पोटेशियम चाहिए प्लांट को फ्लावर और फ्रूटिंग प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो वहाँ से ले लेगा। बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि ये पहले से ही एकदम बारीक फॉर्म में है, और आपके प्लांट की जो लीव्स होती है वो लश ग्रीन हो जाएगी। जितनी ज़्यादा बड़ी लीव्स होगी उतना ज़्यादा ये आपको क्यूकम्बर के प्रोडक्शन मिलने वाला है। चलिए फटाफट से अब क्यूकम्बर जितने भी हमारे हैं उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी क्यूकम्बर आपकी एक पर्टिकुलर हाइट या फिर लेंथ अटेंड कर रहे हैं, आपको तुरंत हार्वेस्ट करना है। आपको वेट नहीं करना है कि सारे क्यूकम्बर एक साथ हार्वेस्ट करेंगे। तो क्या होता है कि ज़्यादा देर तक अगर कोई क्यूकम्बर प्लांट पर रहेगा तो वो अपने बीज बनाने लग जाता है और उसका टेस्ट भी खराब होने लगता है। तो सारे एक साथ हार्वेस्ट करने की जगह जैसे ही आपका क्यूकम्बर मैच्योर होता है तुरंत उसे हार्वेस्ट करिए। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल, आपके पास कितने गमले हैं आपके घर पर? नियरली मेरे पास 500 से ज़्यादा गमले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ टेरेस पर। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं, कितने गमले हैं, उसमें पौधे भी लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताओ। नेक्स्ट है दोस्तों मिंट या फिर पुदीना। अब यहाँ पर पुदीने को ग्रो करना बहुत आसान होता है। जनरली इसको कटिंग से या फिर इसके रनर से ही ग्रो किया जाता है, सीड से जनरली ग्रो नहीं किया जाता है। आप ये सोचो कि पहला पुदीना कैसे ग्रो हुआ होगा। अब यहाँ पर पुदीने को जो ग्रो करना है ना, उसको आप अलग अलग पॉट में ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आप एक छोटे से हैंगिंग पॉट में मैंने ग्रो कर रखा है। तो अगर आपको ग्रो करना है, आपके किचन में हल्की फुल्की धूप आ रही है, तो एक ऐसा हैंगिंग पॉट लाइए, उसमें छोटी छोटी कटिंग्स लगा दीजिए और आपको बहुत सारे ऐसे पुदीना मिल जाएंगे। जितना काटोगे उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा। अब यहाँ पर मैंने एक पुदीना का टावर भी बनाना सिखाया आपको पिछले वीडियोज़ में, तो डेफिनेटली उसके कुछ हिस्से मैं आपको शेयर करूँगा क्योंकि अभी उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। अब पेस्ट अटैक की बात करी जाए तो जनरली एफिड्स, स्पाइडर माइट्स और मिंट बीटल इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, जो बहुत चमकदार होते हैं, वो होते हैं मिंट बीटल। आपने कभी कभी अपने गार्डन में जरूर देखे होंगे। तो अगर पुदीना लगा हुआ है तो उनके ऊपर वो अटैक कर सकते हैं। जनरली नहीं करते हैं, और वैसे भी हम पुदीना को जैसे ही बढ़ता है वो काट लेते हैं, तो इतने ज़्यादा उसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं हो पाते हैं। अगर क्लाइमेट और सीजन की बात करी जाए तो दोस्तों ये ऑलराउंडर प्लांट है, मतलब किसी भी सीजन में इजीली ग्रो कर लेगा। बट सबसे ज़्यादा थ्राइव करता है ये समर या फिर स्प्रिंग सीजन में। मतलब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे इसकी ग्रोथ और ज़्यादा बूस्ट होती जाएगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारे मिंट प्लांट की ग्रोथ बूस्ट होती है, जैसे ही आपको नजर आता है कि 5 से 6 इंच इसकी हाइट बढ़ चुकी है, आप इमीडिएटली उसको हार्वेस्ट कर लीजिए। जैसे आप हार्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट 1 से 2 डेज में ही आपको उसके अंदर न्यू ग्रोथ नजर आने लग जाएगी और वो फर्दर 3-4 दिनों में रेडी हो जाएगा हार्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं पुदीना प्लांट की सॉइल, वाटरिंग और सनलाइट के लिए। यहाँ पर जो सॉइल होती है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होनी चाहिए। मतलब हर 20 दिन में आप उसमें फर्टिलाइजर डाल ही देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी होती है हमारे पौधे की और बहुत जल्दी हम इसके अंदर से हार्वेस्ट भी लेना चाहते हैं। ठीक है, अब बात करें सनलाइट की, तो यहाँ पर सनलाइट उसके ऊपर आनी चाहिए। 1 से 2 घंटे की आएगी तो बहुत अच्छे से ग्रो होगा। वैसे फुल डे ऑफ सनलाइट में रहेगा तो भी आपका पुदीने का पौधा अच्छे से ग्रो होगा, बट हल्का पार्शियल शेड में रखेंगे तो आपको पुदीने का पौधा जो है लश ग्रीन रहेगा, सूखेगा नहीं जल्दी। अब यहाँ पर बात करें वाटरिंग की, तो एकदम सॉइल के अंदर से मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। मतलब जैसे आपको लगे कि सॉइल ड्राई होने वाली है, आप उसमें तुरंत पानी डाल दीजिए। जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना ज़्यादा आपका पुदीने का पौधा ग्रो होगा। नेक्स्ट है कैप्सिकम, शिमला मिर्ची। यहाँ पर दोस्तों ये 3 से 4 वैरायटी या फिर कलर्स में आती है और आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। सीड डेप्थ की बात करी जाए तो नियरली 1/2 इंचेस से नीचे नहीं जाना चाहिए इसका सीड्स, बाकी जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी और हो सकता है आपका सीड भी खराब हो जाए। बेटर होता है आप छोटे छोटे सीडलिंग ट्रे में इनको ग्रो करें, वहाँ पर ये सबसे ईजी वे में ग्रो हो जाती है। कोकोपीट मिक्स में आप बहुत अच्छे से इनको ग्रो कर सकते हैं। अगर इंसेक्ट अटैक की बात करी जाए तो पेपर वीवल, एफिड्स और स्पाइडर माइट्स इसके ऊपर जनरली अटैक करते हैं। पेपर वीवल इसका मेन कल्प्रिट होता है। और अगर खेतों में अगर ग्रो कर रहे हैं ना, तो दोस्तों यहाँ पर आप येलो कलर का जो स्टिकी पेपर होता है वो लगा सकते हैं, जिससे ये थोड़ा बहुत इनका जो असर है वो कम हो जाए। बट जनरली अगर आप घर पर ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ पर नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो भी आपका सारा काम हो जाएगा। क्लाइमेट और टेम्परेचर की बात करी जाए तो यहाँ पर 21 से 29 डिग्री बेस्ट रहता है। इसी
टेम्परेचर में ये सबसे अच्छे से ग्रो होगा। और यहाँ पर एक वार्म ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए होता है, मतलब समर सीजन स्प्रिंग सीजन में इसके सीडलिंग लगा दीजिए तो आप देखेंगे नियरली 3 से 4 मंथ में ही आपको ये बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अगर सनलाइट की बात करी जाए तो फुल डे ऑफ सनलाइट वाला प्लांट है, मतलब इसको पूरे दिन की धूप मिलनी जरूरी है तभी ये अच्छे से ग्रो होगा। और अगर सॉइल की बात करी जाए तो यहाँ पर जो सॉइल होती है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए और रिच इन फर्टाइल होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट इजीली डाल सकते हैं। पर जब आपने कैप्सिकम का पौधा लगा दिया है उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें वाटरिंग आप एडिक्वेट अमाउंट में करते रहें। अब यहाँ पर फर्टिलाइजर की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको नियरली हर 20 दिन में उसको वर्मी कंपोस्ट का एक डोज डालना होगा, जिससे आपके प्लांट के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन आए और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो। और अगर हार्वेस्टिंग की बात करी जाए तो जैसे ही आपके कैप्सिकम बड़े होते जाएंगे आप ऑब्जर्व करेंगे हर दूसरे तीसरे दिन आपको फ्लावरिंग भी मिलती रहेगी और आपके जो पुराने जो कैप्सिकम है वो धीरे धीरे बड़े होते रहेंगे। तो जैसे ही आपके कैप्सिकम की साइज़ बड़ी होती है, चाहे वो रेड हो, येलो हो या ग्रीन हो, आप तुरंत उन्हें हार्वेस्ट कर लीजिए। एक पर्टिकुलर साइज़ होती है, आप जहाँ से सीड्स खरीदेंगे वहाँ पर आप पूछ लेना कि आपके कैप्सिकम की साइज़ कितनी बड़ी होगी। वैसे अगर बड़े पॉट में ग्रो करते हैं तो काफ़ी अच्छी है और हेल्दी साइज मिल जाती है। तो कैप्सिकम को आप नियरली 2 से 3 बार इजीली हार्वेस्ट कर सकते हैं और रेनी सीजन आने तक बहुत अच्छे से आपको हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो कैप्सिकम के पौधे में न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना और पॉट सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना, वो नियरली 8 से 10 इंच से बड़ा ही होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों टमाटो। अब यहाँ पर जो टमाटो के बीज होते हैं ना दोस्तों बहुत छोटे और बारीक होते हैं। अगर आपने आधे इंच से नीचे दबा दिए ना तो उनको बाहर आने में बहुत समय लगेगा। तो नियरली आपको क्वार्टर से लेके हाफ इंच तक ही उसके सीडलिंग ग्रो करने हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप ये वाला वीडियो देखिए, ये मैंने एक खेत में से लिया है वीडियो। टमाटो प्लांट ऐसे ही ग्रो हो रहा था और यहाँ पर मैंने जो ऑब्जर्व करा वो ये था कि ना तो इसको कोई प्रॉपर टाइप ऑफ सॉइल दी गई है, ना तो इसके पास प्रॉपर टाइप ऑफ कोई गमला है या फिर कोई एक एरिया है जिसमें ये ग्रो हो सके। बट ये काफ़ी अच्छे से फ्रूटिंग भी दे रहा है और प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा टमाटो प्लांट किसी भी कंडीशन में बहुत अच्छे से ग्रो होगा, बट आपको सीजन का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर समर सीजन में ग्रो करना है तो मार्च से लेकर जून तक आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट हुई तो डेफिनेटली टमाटो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अगर विंटर सीजन में ग्रो करना है तो नवंबर से लेकर फरवरी मंथ में बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं ये। और अगर पेस्ट अटैक की बात करी जाए तो यहाँ पर एपिड्स, स्पाइडर माइट्स, व्हाइट फ्लाइज, टोमेटो हॉर्न वर्म, लीफ माइनर, टोमेटो फ्रूट वर्म, कॉर्न अर्थ वर्म, टोमेटो पिन वर्म, थ्राइप्स, मेलीबग अटैक जनरली इनके ऊपर होते रहते हैं। तो आपको बचा के रखना है अपने टोमेटो प्लांट्स को। ओके, टमाटर प्लांट को हम ईयर राउंड ग्रो कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है बस टेम्परेचर सही होना चाहिए। तो नियरली 21 से लेके 29 डिग्री तक आप अपने टमाटो प्लांट को इजीली ग्रो कर पाएंगे। इससे ज़्यादा गर्मी हुई तो टमाटो प्लांट खराब होने लग जाएगा। और विंटर सीजन में आप ग्रो कर सकते हैं नियरली 10 से लेके 21 डिग्री टेम्परेचर तक। इसी टेम्परेचर में आपके टमाटो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। समर और विंटर में दोनों ही सीजन में आप ग्रो कर सकते हैं। डेफिनेटली सीडलिंग अभी लगाना चाहते हैं तो अभी लगा लीजिए। और अगर प्रॉपर सीजन की बात करी जाए तो मार्च से लेके जून तक और नवंबर से लेके फरवरी के सीजन तक आप इनको अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। सॉइल, सनलाइट और वाटरिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होनी चाहिए, मतलब इनको कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। अब जैसे ही आप छोटी छोटी सीडलिंग लगाएंगे ना, उनको आप बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करेंगे तो वैसे ही न्यूट्रिशन जो उनको मिलना चाहिए ट्रांसप्लांटेशन के दौरान उनको मिलने लग जाएगा, जैसे ही नई सॉइल उनको मिलती है। अब यहाँ पर वाटरिंग की बात करी जाए, जैसे आपने सीडलिंग लगा दी उसके बाद आपको राइट अमाउंट ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर देना है, क्योंकि टमाटो प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, स्पेशली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के टाइम पर। अब यहाँ पर सनलाइट की बात करी जाए तो नियरली 6 से 7 घंटे फुल डे ऑफ सनलाइट उनके ऊपर रहेगी तो आपके जो टोमेटो प्लांट के जो फ्लावर होंगे, जो फ्रूट्स होंगे वो बहुत अच्छे से आएंगे। तो जैसे ही आपको टोमेटो का पौधा बड़ा होता जाएगा उसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होगी। तो आप यहाँ पर कोशिश करना या तो कुछ ब्रांचेस, कुछ थ्रेड रखना अपने पास जिससे आप उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकें, या फिर उसको ऐसी जगह रखना जहाँ पर वो इजीली अपनी ब्रांचेस को फैला सके, ग्रो सके और वो एकदम घना हो जाए। जितना ज़्यादा घना होगा आपका पौधा उतनी ज़्यादा आपको फ्रूटिंग देगा। अब यहाँ पर आप उसकी 2G और 3G कटिंग भी कर सकते हैं, बट जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और कोशिश करना नीचे की तरफ जो एकदम रूट्स के पास में जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकल रही है उनको कट कर दीजिए, क्योंकि वो एक सकर ब्रांचेस है और सकर ब्रांचेस आपके टोमेटो के प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजर की बात करी जाए तो यहाँ पर आपके टमाटो प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। आपने जब भी टमाटो प्लांट ग्रो करा होगा आपने देखा होगा ना कि टमाटो का जो स्टेम जहाँ खत्म हो रहा है रूट्स के, वहाँ से बहुत ज़्यादा फाइब्रस रूट्स आपको नजर आने लग जाती है। तो वो रूट्स बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। आप जब भी वो रूट्स नजर आए आप उसमें फर्टिलाइजर डालिए, वहाँ से ही वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा। और नियरली एवरी 10 डेज में आप उसको लिक्विड फर्टिलाइजर और उसके साथ साथ आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ईजिली दे सकते हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर को थोड़ा सा ही अवॉइड करना। अब यहाँ पर जैसे ही आपके टमाटो प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर आपको कोशिश करनी है एवरी फ्लावर को आप हल्का हल्का टिकल कर लीजिए। इससे क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाएगी और आपके जो टमाटो के जो फ्रूट्स है वो बनने लग जाएंगे। और जैसे ही आपके टमाटो प्लांट के फ्रूट्स बनते हैं ना, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा केयर करनी है। वाटर की क्वांटिटी आपको बिल्कुल भी कम नहीं करनी है, जितना आप पानी दे सकते हैं उतना दीजिए, बट ओवर वाटरिंग ना करनी है, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। बस आपके प्लांट को जितना पानी चाहिए उतना मिलता रहेगा तो आपका टमाटो प्लांट बहुत हेल्दी ग्रो होगा और बहुत जल्दी आपके टमाटो रेड होने लग जाएंगे और आप उनको ईजिली हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से हमारे नेचुरल पॉलिनेटर्स आ रहे हैं और हमारे प्लांट को पॉलिनेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे तो ये डेफिनेटली आपके गार्डन में भी होगा।
तो जैसे ही पॉलिनेशन पूरा होगा आपको छोटे छोटे टमाटो नजर आने लग जाएंगे और आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि आपके टमाटो प्लांट बहुत ज़्यादा पानी मांग रहे हैं, तो यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा पानी देने की आप कोशिश करते रहें और साथ में लिक्विड फर्टिलाइजर भी देते रहें, जिससे आपके टमाटो की जो साइज़ होगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आपका प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा लंबे समय तक। हमारे टमाटो प्लांट की जो लीफ होती है वो कुछ समय बाद ब्राउन होकर खराब होने लगती है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि प्लांट मैच्योरिटी पर आ गया है और अब हार्वेस्टिंग का भी समय आ गया है। तो नियरली आपको रेड कलर के जैसे ही टमाटो नजर आते हैं आप हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दीजिए। वेट मत करना कि सारे टमाटो रेड होंगे उसके बाद आप हार्वेस्ट करें, क्योंकि जो सबसे पहले जो रेड होगा वो धीरे धीरे फिर खराब होने लग जाएगा और उसका टेस्ट भी खराब होने लग जाएगा। और जब भी आप टमाटो का पौधा ग्रो करते हैं कोशिश करें थोड़ी लार्ज क्वांटिटी में टमाटो प्लांट्स ग्रो करना, क्योंकि इससे आपको नियरली 2 से 3 महीने तक कंटिन्यूसली हार्वेस्टिंग भी मिलती रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों लेडी फिंगर भिंडी, जो साल भर तक आपको मिलती रहती है। बट आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी रेड कलर की लेडी फिंगर खाई है और क्या आपने कभी उसको उगाया है? मैंने उगाया है और मैंने उसकी सब्जी भी बनाई है। आप कमेंट में बताओ कि आपने कभी खाई है या नहीं। अब सीड डेप्थ की बात करी जाए तो नियरली ½ इंच से लेके 1 इंच के आसपास आप इसके सीड्स लगा सकते हैं और नियरली 6 से 7 दिन में ही आपको उसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा। बट अगर आप चाहते हो वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में ग्रो हो जाए तो नियरली आपको एक पोटली सिस्टम बनाना होगा। डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल वीडियो डाल दूंगा, बट यहाँ पर मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे उसको करना है। कुछ सीड लेने हैं आपको भिंडी के, उसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना है और बस एक पोटली में उसको बांध दीजिए और फिर उसको एक ऐसी जगह हैंग कर दीजिए जहाँ पर ताज़ी हवा आती रहे और बस आप उसके ऊपर पानी हल्का हल्का स्प्रे के थ्रू डालते रहना और देखना कि आप 2 से 3 दिन में ही आपको छोटे छोटे उसकी जड़ें नजर आने लग जाएगी और डेफिनेटली वो आप उसको ग्रो कर सकते हैं किसी भी पॉट के अंदर। हमारे भिंडी के पौधे के ऊपर पेस्ट अटैक की बात करी जाए तो नियरली एफिड्स, फ्ली बीटल या फिर मेलीबग कॉमन होते हैं जो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अटैक करते हैं और आपके प्लांट को खराब भी कर देते हैं। भिंडी हमें नियरली साल भर तक मिलती है, बट आपको क्या पता है उसका ओरिजिनल सीजन क्या होता है? वो होता है दोस्तों समर वार्म टाइप ऑफ क्लाइमेट और नियरली 20 से 35 डिग्री के आसपास ये बहुत अच्छे से ग्रो होती है और इस सीजन में आपको बहुत ज़्यादा भिंडी भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम जैसे ही भिंडी के पौधे को ट्रांसफर करते हैं तो अगर सिंगल पौधा लगा रहे हैं तो एक छोटे से गमले में इजीली ग्रो हो जाएगा। 8 से 10 इंच साइज होनी चाहिए उसकी मिनिमम। अगर आप मल्टीपल पौधे लगाना चाहते हैं तो या तो एक बड़ा सा ड्रम लेकर आ जाइए या फिर वो ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर उसकी रूट्स काफ़ी अच्छे तरीके से फैल सके। और अगर आप बड़ा पॉट देते हैं तो मल्टीपल प्लांट आप उसमें ईजिली ग्रो कर पाएंगे और डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलने वाला है, क्योंकि हमारे भिंडी के पौधे जितने लंबे होते हैं ना उतनी ज़्यादा वो भिंडियाँ प्रोड्यूस करते हैं। और नियरली 1 से 2 फीट हाइट अटेन करने के बाद आपको नजर आएंगे येलो कलर के फ्लावर। सच में दोस्तों भिंडी का जो फ्लावर होता है ना वो काफ़ी खूबसूरत होता है। एक्चुअल में येलो कलर बहुत ब्राइट होता है और अट्रैक्ट करता है काफ़ी सारे पॉलिनेटर्स को। तो यहाँ पर हर फ्लावर के अंदर एक भिंडी आपको 100% मिलने वाली है, चाहे आप पॉलिनेट सेल्फ पॉलिनेट करें या फिर पॉलिनेटर्स आए या ना आए, क्योंकि भिंडी के पौधे या फ्लावर में ही सेल्फ पॉलिनेशन वाला फीचर होता है। भिंडी के पौधे को लगाने के बाद से नियरली 50 दिन के अंदर ही आपको उसके अंदर छोटी छोटी भिंडियाँ नजर आने लग जाएगी। 2 से 4 इंच की होती है तब आप उसको हार्वेस्ट कर लीजिए, तब बेस्ट टेस्ट करेगी। अगर आप चाहते हैं आपको लॉन्ग लॉन्ग भिंडी पसंद है तो थोड़ा सा वेट करिए, 1-2 दिन में ही आपकी भिंडी लॉन्ग हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आपको हार्वेस्टिंग भी मिलने वाली है। अब यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना कि हार्वेस्टिंग 50 दिन के बाद खत्म नहीं होती है। अब यहाँ पर जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होता रहेगा उतनी ज़्यादा ही आपको हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो मैं तो क्या करता हूँ, मैं मल्टीपल प्लांट्स लगा देता हूँ, तो जैसे ही मुझे रिक्वायरमेंट होती है वैसे मैं भिंडी लेते रहता हूँ और हार्वेस्ट करता रहता हूँ और अपने घर वालों को देते रहता हूँ। आप भी कोशिश करना 8 से 10 पौधे एक बार तो लगाइए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर हार्वेस्टिंग मिलती रहे और आपके पास हेल्दी भिंडी के प्लांट्स हो। वीडियो को यहाँ एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, बट यहाँ पर अभी काफ़ी सारे वेजिटेबल बाकी है। तो आप कमेंट करना कि पार्ट 2 आपको बहुत जल्दी चाहिए तो मैं लेके आऊँगा। उसमें दोस्तों नियरली 7 to 8 और वेजिटेबल्स आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे तरोई हो गई, चिल्ली, करेला, तर ककड़ी, धनिया, ऑनियन, ब्रिंजल, हल्दी, ड्रैगन फ्रूट के ऊपर तो सेपरेट वीडियो आएगा। बट यहाँ पर आप कमेंट करो, पार्ट 2 में बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि पार्ट 2 लेके आऊँ और वो इतना ही डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।